वेलकम बैक टू अवर चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ गाज लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन करने जा रहे हैं हम गाज लॉ की। एप्लीकेशन कौन सी है? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज। हमारे पास एक वायर है, वायर पर हमारे पास चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब हमारे पास एक वायर पर जब हमारे पास चार्जेस जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इस टाइप्स की डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अगर चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो वहां पर हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी किस होता है? वो चार्ज पर यूनिट लेंथ के इक्वल होता है कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो देखिए वही यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या है? लेट्स कंसीडर अ चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। जिस लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? हमारे पास चार्ज का यूनिट होता है कूलम, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो कूलम पर मीटर हमारे पास क्या आएगा? इसका एसआई यूनिट आएगा। तो इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कहां पर? इस पॉइंट पी पर, जो हमारे पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आर की दूरी पर है। तो यहां पर हम इस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जब जाते हैं हम, तो एप्लीकेशन हमारे पास किसकी है? गाज लॉ की है। तो हम इस पॉइंट पी के थ्रू एक गॉसियन सरफेस को ड्रा करेंगे। हम इस पॉइंट पी के थ्रू जब हम एक सरफेस को ड्रा करेंगे, गॉसियन सरफेस को ड्रा करेंगे हम, तो वो गॉसियन सरफेस जो हमारे पास जो बनती है वो कैसी बनती है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनती है। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की हेल्प से हम पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। देखिए जो हमारे पास जो है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक पेन है, पेन के अंदर रिफल है, रिफल पर हमारे पास चार्जेस पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। इसके बाहर से हमारे पास ये कवर है, तो इसका मतलब ये कवर देख रहे हो आप, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये क्या है? हमारे पास ये गॉसियन सरफेस है। हम अगर कहेंगे ये जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये जो वायर जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब हुआ कि आर के कंपैरिजन में इस वायर की लेंथ क्या है? वो काफी ज्यादा है। अब देखिए अगर हमने इस पी पॉइंट के थ्रू पी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, हमने इस गॉसियन सरफेस को ड्रा किया। जो गॉसियन सरफेस हमने किस पर इन चार्जेस पर हमने ड्रा किया। जो चार्जेस हमारे पास जिनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे हमारे पास इस वायर पर हमने एक गॉसियन सरफेस को ड्रा किया। अब जो हमारे पास जो चार्जेस जो आएंगे वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आएंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम गाज लॉ को अप्लाई करके हम इस गॉसियन सरफेस के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं इस गॉसियन सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास ऑन हो रहा है। तो अब विद द हेल्प ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, विद द हेल्प ऑफ गाज लॉ हमें कहता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस जो हमारे पास होता है वो किसके इक्वल होता है? वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो ये जो हमारे पास ई डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस जो है, ये क्या होता है? ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास पास ऑन हो जाएगा किसके थ्रू? इस गॉसियन सरफेस के थ्रू। जो हमारे पास गॉसियन सरफेस कैसी है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास ऑन होता है वो किस होता है? वो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस के इक्वल होता है। ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हमने ई से किया है। डी एस होता है इस गॉसियन सरफेस का छोटा सा टुकड़ा, दैट इज डी एस। समझे आप? तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास होता है ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल जब हम करते हैं तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है। तो गाज लॉ में हमने पढ़ा था यही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल भी होता है। क्या होता है हमारे पास? क्यू होता है हमारे पास टोटल चार्ज इनसाइड दिस क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? दैट इज क्यू है। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारे पास? एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब देखिए क्लोज सरफेस, ये गोला जो हम मारते हैं, हम इंटीग्रेशन के बीच में जो क्लोज सरफेस हम ये जो गोला मारते हैं ये रिप्रेजेंट करता है इस क्लोज सरफेस को। जैसे हमारे पास गॉसियन सरफेस क्या है? एक क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस को हम स्प्लिट करेंगे इसके कंपोनेंट्स में, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस जो है ये 3 सरफेस से बनी हुई है। एक हमारे पास ये कर्व्ड सरफेस, दूसरी ये हमारे पास एंड वाली सरफेस, और ये एंड वाली सरफेस। अगर हम इस एंड वाली सरफेस को हम S1 से रिप्रेजेंट करेंगे, हम कर्व्ड सरफेस को हम S2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये थर्ड सरफेस एंड वाली सरफेस को हम S3 से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो इसका मतलब जैसे हमारे पास ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये आ गई इसकी कर्व्ड सरफेस। समझे आप? ये कर्व्ड सरफेस और एक एंड ये और दूसरा एंड ये हमारे पास। इसका मतलब दिस गॉसियन सरफेस जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, इट मींस इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 सरफेसेस। 3 सरफेस से बना हुआ है, 2 एंड वाली सरफेसेस और एक ही हमारे पास क्या है? कर्व्ड सरफेस। इसका मतलब इस क्लोज सरफेस को मैं ओपन करके तोड़ के लिख सकता हूं, मैं इसके कंपोनेंट्स में लिख सकता हूं मैं। तो S1 E डॉट डी एस प्लस S2 E डॉट डी एस प्लस S3 E डॉट डी एस। इसका मतलब मैंने इस क्लोज सरफेस को, देखिए अब मैंने क्लोज नहीं डाला बीच में, क्योंकि अब हमारे पास क्या आ रही है? अब ओपन सरफेस आ रही है, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस को हमने तोड़ के लिखा। इसका मतलब इस क्लोज सरफेस को हमने तोड़ के लिखा, दिस सरफेस
प्लस दिस सरफेस S2 सरफेस प्लस दिस सरफेस। तो इन तीनों सरफेसेस को मिलके ये हमारे पास सरफेस बनती है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds के इक्वल बनता है। देखिए E डॉट ds है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट है E और ds का, इसको अगर हम खोल के लिखेंगे तो E ds cos थीटा प्लस S2 E ds cos थीटा प्लस S3 E ds cos थीटा, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए हमने डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास E ds डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास क्या होता है, A डॉट B जो होता है वो A B cos थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पर A आपका E है, B आपका क्या है ds है, इसीलिए लिखा मैंने E ds cos थीटा E ds cos थीटा दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए थीटा जो होता है ये E और ds के बीच में एंगल होता है। यहाँ पर हमारे पास ये पहली सरफेस है, S1 सरफेस है। ds जो हमारे पास जो होता है, ds की डायरेक्शन, इस सरफेस हमारे पास ये आपके पास क्या है, इस एंड वाली सरफेस है, प्लेन सरफेस है, जिसका सरफेस एरिया S1 है, इसका छोटा सा टुकड़ा हो गया ds। तो इस सरफेस की जो डायरेक्शन होगी, इस एंड की सरफेस की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ की तरफ होगी, हम इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वो नॉर्मल कहाँ की तरफ आएगा, यहाँ की तरफ आएगा। तो जहाँ की तरफ नॉर्मल जाता है वहाँ की तरफ हमारे पास सरफेस की डायरेक्शन होती है। इसका मतलब इस सरफेस की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ की तरफ होगी, यहाँ की तरफ होगी, इसलिए मैंने लिखा है ds जो है हमारे पास कहाँ की तरफ है, यहाँ की तरफ है। अब इस एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो मैंने रिप्रेजेंट किया है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया मैंने। देखिए आपके पास इसके अंदर रिफल है, हम कहेंगे एक वायर है, वायर पर हमारे पास चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको पता है एक वायर पर जो हमारे पास चार्ज जो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, समझे आप। एक कंडक्टर है, उस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर में होती है, चार्ज कंडक्टर के परपेंडिकुलर में होती है। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, इस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होती है, इसके परपेंडिकुलर में होती है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास रिफल है, इसके अंदर रिफल है, उस पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पॉजिटिव चार्ज के परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, आगे की तरफ होगी, पीछे की तरफ होगी। इसका मतलब ds के परपेंडिकुलर में होगा E। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो कहाँ की तरफ होगी, या तो अपवर्ड डायरेक्शन होगी, या डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, या हमारे पास आगे की तरफ होगी या पीछे की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। समझे आप, हमेशा और हमेशा इस वायर के परपेंडिकुलर में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर E और ds के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, समझे आप। क्योंकि इस सरफेस की डायरेक्शन यहाँ की तरफ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो पहली सरफेस में थीटा होता है एंगल E और ds के बीच में, तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दूसरी सरफेस हमारे पास है कर्व्ड सरफेस, ये आपके पास क्या है, कर्व्ड सरफेस। इस कर्व्ड सरफेस का छोटा सा टुकड़ा अगर हम पकड़ेंगे ds से हमने छोटा सा टुकड़ा पकड़ा है, तो ds अगर हम ds की डायरेक्शन बोलेंगे कहाँ की तरफ है, तो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो इसीलिए ds की डायरेक्शन यहाँ पर कहाँ की तरफ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी। तो E की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में ही होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E और ds यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वो सेम डायरेक्शन होगा, इसलिए थीटा यहाँ पर 0 होगा। और ये थर्ड वाली सरफेस S3 सरफेस है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये एंड है, इस सरफेस की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, वहाँ की तरफ होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर इस एंड पर भी अपवर्ड डायरेक्शन होगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, ds के परपेंडिकुलर में ही होगी, समझे आप। तो यहाँ पर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड या डाउनवर्ड, और ds वहाँ की तरफ, इस सरफेस, इस प्लेन सरफेस की डायरेक्शन जो होगी वो कहाँ की तरफ होगी, वहाँ की तरफ होगी। तो ds और E के बीच में यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अब मैं थीटा पुट कर सकता हूँ मैं। तो पहली सरफेस S1 है, यहाँ पर देखिए E और ds के बीच में कॉस थीटा कितना है, 90 डिग्री है। दूसरी सरफेस S2 सरफेस है, यहाँ पर E और ds के बीच में एंगल कितना है, 0 है। और थर्ड सरफेस हमारे पास S3 सरफेस, और इसके बाद यहाँ पर E ds कॉस थीटा कितना है, 90 डिग्री है, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए पहली सरफेस ये S1 सरफेस है, S1 सरफेस है हमारे पास, S1 सरफेस, ये S1 सरफेस है। तो यहाँ पर E और ds के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, वही 90 डिग्री लिखा मैंने। इसके बाद S2 सरफेस, E और ds के बीच में, ये S2 सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। तो देखिए E और ds एक ही डायरेक्शन में है, थीटा कितना है, 0 है। और थर्ड सरफेस हो गई हमारे पास ये S3 सरफेस है, थर्ड सरफेस हो गई हमारे पास ये वाली। तो यहाँ पर E और ds के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, वही 90 डिग्री यहाँ पर लिखा मैंने। क्लियर है आपको। अब देखिए cos 90 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, cos 90 किस होता है, 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब cos 90 0 को E ds के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, यहाँ पर भी हमारे पास ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। cos 0 किस होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास आपके पास जो आएगा सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक कर्व्ड सरफेस ही बचेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको इसी कर्व्ड सरफेस पर ही मिलेगा। तो हमारे पास सेकंड सरफेस आपके पास आ रहा है E ds
cos 0 होता है 1 के इक्वल, अब मुझे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दैट इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर निकालें आप, और इंटीग्रेशन हमारे पास जो है ये सेकंड सरफेस है, इंटीग्रेशन आप ds की करें आप, दैट इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तो इंटीग्रेशन ds की इंटीग्रेशन, तो ds क्या होता है हमारे पास, ds होता है स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस है उसका छोटा सा टुकड़ा, उसके छोटे से टुकड़े की ds की जब इंटीग्रेशन करोगे आप, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, इसका मतलब छोटे छोटे टुकड़े क्या कर रहे हो आप, ऐड करोगे आप, जब कर्व्ड सरफेस के छोटे छोटे टुकड़ों को आप ऐड करोगे आपको टोटल सरफेस निकलेगी, समझे आप। ये जो हमारे पास सरफेस है इसको क्या कहा जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आपको कर्व्ड सरफेस, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा हमारे पास इसका, ये जो आपके पास कर्व्ड सरफेस है। तो अगर हम ds को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी की पूरी कर्व्ड सरफेस आपके पास निकलेगी, तो इसका मतलब हमारे पास जो है ds की इंटीग्रेशन करके s आपके पास आएगा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ s रहा है, दैट इज क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। s क्या हमारे पास है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला हमारे पास पूरा का पूरा, समझे आप, पूरा का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए विच एम्प्लाइज ये ऐसे ही रहेगा, एस हमारे पास होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो 2 पाई आर एल के इक्वल होता है, एल हो हमारे पास लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर की लेंथ, समझे आप, आर तो हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है हमारे पास। तो अब मैंने ये ऐसी है, एस की जगह पर एस की वैल्यू को पुट किया, दैट इज 2 पाई आर एल, दैट इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे, हमें ई चाहिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है पी पॉइंट पर, तो ई किसके इक्वल आएगा, क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल आपके पास आ रहा है। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया कहाँ पर, पी पॉइंट पर, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ रहा है क्यू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल के इक्वल आ रहा है। देखिए क्यू डिवाइड बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ किसको होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के होता है, लाइन चार्ज डेंसिटी जिसको बोलते हैं हम। तो एक और स्टेप में लिख सकता हूँ इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हमारे पास जो होता है क्यू डिवाइड बाई एल की जगह पर मैं लैम्डा लिख सकता हूँ, मैं लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल आ रहा है। तो ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट किया, कहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट किया, एट पॉइंट पी पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट किया, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस, इसका मतलब इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकल रहा है। तो यहाँ पर भी देखोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आ रहा है, इसका मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी से जितना दूर जाएंगे, जितना हमारा आर बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हमारे पास क्या होगी, वो कम होती जाएगी। तो ये हमने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट किया। अगर आपको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और रेडियस के बीच में ग्राफ ड्रा करो आप, या हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी से जो डिस्टेंस होता है, जिस डिस्टेंस पर हमने जिस डिस्टेंस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, आर और ई के बीच में आप ग्राफ बनाओगे आप, तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। देखिए आर अगर हमारा बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। तो इसका मतलब जितना हम लीनियर चार्ज डेंसिटी से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से है, इसका मतलब जितना हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से दूर जाएंगे, जितना हमारा आर बढ़ता जाएगा, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। तो ये हमारी पहली एप्लीकेशन थी, फर्स्ट एप्लीकेशन थी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने कैलकुलेट किया वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैलकुलेट किया। हमारे पास चार्ज जो हैं वो एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट थे, और वहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, और उसकी वजह से हमने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया, जो हमारे पास पी पॉइंट आर की दूरी पर था, समझे आप। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मिल रहा है, और किसके इक्वल आ रहा है, वो इसके इक्वल आ रहा है आपके पास। इसके एंड पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू जो है वो नहीं मिल रही है, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मिल रही है। तो हमारी पहली एप्लीकेशन गाज़ लॉ की खत्म हुई। ओके।